राहुल, प्रियंका, निधि, आलोक, दिव्या, रजनीश, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, मोहन, अजय, अनुराधा, श्याम, गौरव, रजनीश, गौरी, मुन्ना, पवन, गौतम। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। हाँ जी, चलिए साहब। तो कल हम लोगों ने स्टेटमेंट आर्गुमेंट चैप्टर शुरू किया था, लेकिन एरर होने की मतलब बफरिंग होने की वजह से हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कथन और तर्क। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको कहते हैं कथन और तर्क कहते हैं, कथन और तर्क। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कथन और तर्क चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था कि हम लोग ना क्या नहीं कर पाए, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए बफरिंग की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, सेकंड वन इज वीक आर्गुमेंट। और हमने स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करने के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट था, अगर कोई भी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। दूसरा था, गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है तो वो आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तीसरा क्या था, कोई भी आर्गुमेंट यूनाइटेड नेशन के द्वारा है तो वो आर्गुमेंट क्या होगा? स्ट्रांग होगा। कहीं भी एक्सपीरियंस है तो वो आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। अगर हम वर्ड यूज करते हैं वन वे तो वो आर्गुमेंट क्या होगा? स्ट्रांग आर्गुमेंट होगा। तो ये स्ट्रांग आर्गुमेंट को पहचानने की मैंने ट्रिक बताई थी। उसके बाद हमने वीक आर्गुमेंट को पहचानने की भी ट्रिक बताई थी। क्या? कि अगर कहीं पे ओनली वे आ जाए, यही एकमात्र तरीका है, तो वीक आर्गुमेंट होगा, है ना। कहीं पे कंपैरिजन आ जाए, तुलना हो जाए, तो भी वो वीक आर्गुमेंट होगा। फ्री की एडवाइस हो, मुफ्त की सलाह हो, तो भी वीक आर्गुमेंट होगा। उसके बाद सुपरस्टिशियस हो, अंधविश्वासी, ठीक है, तो भी वो वीक आर्गुमेंट होगा। एम्बिगियस है, संदेहपूर्ण वाक्य, वो भी वो आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट होगा। तो ये कुछ हिंट्स हमने पढ़ी थी वीक आर्गुमेंट को पहचानने की, ठीक है जी। फिर हमने शायद दो चार क्वेश्चन भी बनाए थे, दो चार ही बनाए थे, शायद ज्यादा क्वेश्चन तो हमने नहीं बनाए थे आर्गुमेंट से रिलेटेड। दो चार हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, है ना। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, पहला क्वेश्चन वो ये था, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, बस दो ही क्वेश्चन करे थे मेरे ख्याल से हमने, क्यों भाई? हाँ जी, दो ही क्वेश्चन करे थे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। चाहिए, देखो हमसे पूछ रहे हैं जो कोयला खनन है, क्या उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये कह रहे हैं क्या भारत में कोयला खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इनका कहना है हाँ लगा दो, इनका कहना है ना मत लगाओ। लेकिन हमें हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है उसके पीछे छिपे रीजन से। इन्होंने कहा हाँ लगा दो, क्यों? द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट प्रेजेंट रेट। ये कह रहे हैं पूरी तरह प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि अगर हम इसी तरह खनन करते रहे तो एक दिन पूरा कोयला खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कोयले के बारे में बात करें तो कोयला जो है ना, कोयला वो नेचुरल रिसोर्स है। और अगर हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में कुछ बताते हैं ना, तो वो सिर्फ एक अजम्पशन होता है, वो सिर्फ क्या है? पूर्व धारणा। और अजम्पशन की बेसिस पे हम कंप्लीटली बैन नहीं लगा सकते। मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो एक दिन पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा, तो क्या हम पानी पीना ही बंद कर दें? नहीं ना। हाँ, हम माइनिंग रेट को कम कर सकते हैं।
लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन पर बेस्ड है, और जो अजम्पशन पर बेस्ड है उसको हम स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं ले सकते, उसको हम स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं ले सकते। दूसरा, नो वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। ये कह रहे हैं सही बात है कि हमारे पास दूसरा इतनी एनर्जी का कोई और दूसरा रिसोर्स नहीं है, हमारे पास इतनी एनर्जी का कोई और दूसरा रिसोर्स नहीं है, ये बात एकदम सच है। ठीक है, ये 100% ट्रू है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है कि इतनी जितनी एनर्जी हमें, आपको पता है बिजली कहां से बनती है, कोयले से बनती है ना, तो कोयला ही बिजली को उत्पन्न करता है। अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो बिजली खत्म हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले आपने कहानी सुनी होगी कि कोयले की क्राइसिस हो रही है, तो लाइट हो सकता है अब आपके घरों में ना पहुंचे, है ना। हाँ जी, तो वो फैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। केवल तर्क दूसरा ठोस है, केवल तर्क दूसरा ठोस है। क्या बड़े शहरों की झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और उनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दो। बेटा कंपैरिजन नहीं है, वो फैक्ट बता रहा है कि कोई दूसरी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी। सोलर एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। ओ भाई साहब, जो सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो बिजली बनाने में काम नहीं आती है। बिजली बनती है सोलर से, लेकिन बहुत कम बिजली बनती है। कोयला का जो यूज होता है वो बिजली उत्पादन में किया जाता है, और आप देख सकते हो कितनी बिजली बनाई जाती है। बेटा वो कंपैरिजन नहीं है, वो फैक्ट था, हमें बताया जा रहा था कि कोई और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए। क्या बड़े शहरों की झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और उनमें रहने वाले लोगों को शहर के भीतर बसाना चाहिए? ये बताओ, क्या हम झुग्गी झोपड़ियां गिरा के शहर के भीतर बसाएं, लोगों को बाहर बसाएं? एक भी क्वेश्चन आप ठीक कर पाए होंगे? चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए। आपको लग रहा है कि इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन आप ठीक कर पाए होंगे? हैं? क्यों भाई? चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और उनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाना चाहिए? ये कह रहे हैं कि सर झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दो और उनमें जितने भी लोग रह रहे हैं उनको शहर के बाहर बसाओ। ठीक, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा कर दो, उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो। अच्छा, इसकी हिंदी यहां लिखी हुई है, इसकी हिंदी यहां लिखी हुई है, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताओ, द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड हेंस दीज स्लम्स शुड बी रिमूव्ड। ये कह रहे हैं कि हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा देना चाहिए। भैया ये कह रहे हैं कि अगर आप शहर का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो शहर में मेट्रो भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, पीवीआरस भी चाहिए, मॉल्स भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी चाहिए, फैक्ट्रीज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमें शहर में जगह चाहिए, और जगह कहां से आएगी? ये जो झुग्गी झोपड़ी है जो इलीगल प्लेसेस में बनी होती है, मतलब सरकार की जमीन पे बनती है झुग्गी झोपड़ियां, तो जो सरकार की जमीन है शहर के बाहर, वहीं सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, है ना। तो ये जो बात कह रहे हैं, ये जो रीजन दे रहे हैं, वो क्या है? सर इनकी हाँ से तो हमें कोई फर्क नहीं है, खैर, लेकिन ये जो रीजन दे रहे हैं ना, ये फैक्ट बता रहे हैं, ये फैक्ट है। भैया अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो ये सब चीज बनाओ, पीवीआर, मॉल, सिनेमा, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, फैक्ट्रीज। तो स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, तो इनको शहर से बाहर करो। तो ये रीजन दिया जा रहा है वो स्ट्रांग है।
ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो क्योंकि ऑल दीज पीपल विल लॉस देयर होम एंड लाइवलीहुड, हेंस दे शुड नॉट बी रिलोकेटेड। ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा, क्योंकि ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं ना, वो लोग पता है आसपास की शहर में, आसपास की सोसाइटी में काम करते हैं। जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं वो आसपास की सोसाइटी में काम करते हैं, वही सब्जी बेचते हैं उस सोसाइटी के लिए, है ना, सोसाइटी के घरों में काम करते हैं, या आसपास कुछ रेडी लगा ली उन्होंने फल की सब्जी की। तो अगर इनको हम शहर की सीमा से बाहर कर दें तो भाई साहब ये फिर कैसे कमाएंगे खाएंगे, हैं? झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे कमाएंगे खाएंगे? इसका मतलब ये है कि ये जो क्या है आर्गुमेंट, ये जो रीजन है ये भी फैक्ट है, ये रीजन भी फैक्ट है। तो यहां पर भाई साहब दोनों ही रीजन फैक्ट है, दोनों ही तर्क स्ट्रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। यहां पर दोनों ही तर्क क्या है, ठोस है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही तर्क ठोस है। चलिए नेक्स्ट, क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए? शुड देयर बी यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन इंडिया एज इन स्कूल्स? ये कह रहे हैं देखो, जो महाविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, उनमें यूनिफॉर्म होनी चाहिए स्कूल्स की तरह। हालांकि काफी सारे कॉलेज में यूनिफॉर्म होती है, काफी सारे कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होती है ना, काफी सारे में होती है, काफी सारे में नहीं होती है। तो ये उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या उनमें भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए? तो पहला आर्गुमेंट है हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। दिस विल इम्प्रूव द एम्बियंस ऑफ द कॉलेज एज दे ऑल स्टूडेंट बी विल बी डिसेंटली ड्रेस। ये कह रहे हैं हाँ होनी चाहिए क्योंकि इससे महाविद्यालयों का परिवेश सुधर जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने सभ्य ढंग से कपड़े पहने होंगे। दूसरा है, अच्छा ये बताओ, जो एम्बियंस होता है कॉलेज का, क्या वो इस बच्चों की ड्रेस पे डिपेंड करता है? कि सारे अगर वेल ड्रेस्ड होंगे तो उसका एम्बियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा कॉलेज का, उसका एम्बियंस इंप्रूव होगा? ये बताओ, इससे महाविद्यालयों का परिवेश सुधर जाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने सभ्य ढंग से कपड़े पहने होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ? अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो जो दूसरा है, नो कॉलेज स्टूडेंट शुड नॉट बी regimented and they should be left to choose their clothes for coming to college। नहीं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज आने की छूट होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो इस क्वेश्चन के, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इसके दो आंसर हैं। गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी प्री, थैंक यू सो मच सर। अच्छा रिजल्ट आ गया क्या उसका, फाइनल मेरिट आ गई क्या, मेंस की एडमिट कार्ड आ गई क्या भाई? हाँ, ये कह रहे हैं कि नहीं। देखो अगर हम सोचें थोड़ा सा यूपीएससी के तरीके से, थोड़ा सा बड़े एग्जाम के लेवल से, है ना, तो बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यूपीएससी के लेवल से सोचें, तो इसका दूसरा दूसरा तर्क स्ट्रॉन्ग है, पहला तर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर हम एक सोचें सीएचएसएल या ग्रुप डी के एग्जाम के लेवल से, तो पहला तर्क ठोस है, दूसरा तर्क ठोस नहीं है। तो इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर हैं। वो फर्क पड़ता है कि हम किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, हमारी सोच किस तरह है, हमें डीएम बना के पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, या फिर हमें एक क्लर्क बनाकर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये एक स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में पूछा जा रहा है ना? हाँ जी, ये ग्रुप डी के मतलब डी ग्रेड या सी ग्रेड वाली पोस्ट के लिए पेपर है, या फिर ऑफिसर रैंक के लिए ये पेपर है। अगर ये ऑफिसर रैंक के लिए पेपर है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बी दे सकते हैं, बाकी के लिए हम ए दे सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है दिक्कत। ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर्स हैं भैया, फिक्स आंसर तो हम दे ही नहीं सकते चाहकर भी। इसीलिए चिंता मत करो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है जी, वो सारे क्वेश्चन अब हटाए जा रहे हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन अब लिस्ट से धीरे धीरे करके, हम पहले पढ़ाते थे इस क्वेश्चन को, अब धीरे धीरे वो सारे क्वेश्चंस को हटाया जा रहा है जिनके मल्टीपल आंसर्स है मल्टीपल एग्जाम्स के बेसिस पर।
तो वो क्वेश्चन अब एग्जाम में आने बंद हो जाएंगे, ताकि स्टूडेंट डाउटफुल ना रहे, वरना स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है जी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई साहब ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और एक बात है ना, धूप में बैठ जाओ उठने का मन नहीं करेगा, हीटर के सामने बैठ जाओ उठने का मन नहीं करेगा आपका। हाँ, गलती से हमने चलो, should the oil companies be allowed to fix the price of petroleum products depending on the market condition? ये कह रहे हैं कि जो ऑयल कंपनीज है ना, ऑयल कंपनीज, उनको छूट दे देनी चाहिए, वो अपने आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से, अपने आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या करें, उनको छूट दे देनी चाहिए कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से, है ना, जो तेल के प्राइस हैं वो कम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो पहला पहला आर्गुमेंट है हाँ, दिस इज द ओनली वे। मैंने आपको बताया है कि हम अपने सेंटेंस में कहीं भी ओनली वे वर्ड का यूज नहीं कर सकते, हम अपने सेंटेंस में कहीं भी ओनली वे वर्ड का यूज नहीं कर सकते। नो, दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द। देखो सही बात है कि अगर मान लो प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से पेट्रोल के रेट को फिक्स करें, तो मार्केट में उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि पूरा जो मार्केट है, पूरा मार्केट बेटा इसी के प्राइस पे डिपेंड करता है। किसके? पेट्रोल, डीजल, इनके प्राइस पर ही मार्केट डिपेंड होता है। तो अगर इनके प्राइस फिक्स नहीं होंगे तो मार्केट में किसी भी चीज की वैल्यू को फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी शॉप्स वालों की कि हम प्राइस क्या रखें, हैं आलू कितने रुपए किलो बेचे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड करता है सारा का सारा। चलिए, तो ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? बताओ, क्या मृत्यु दंड को हम पूर्णतः से समाप्त कर दे भारत में? हैं, क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए? हम्म, यस, कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव अबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट। ये कह रहे हैं कि हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। यूरोपीय देश के सभी संघों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया, तो आप भी समाप्त कर दो। दूसरा है नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि दिस इज वन वे टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल। ये कह रहे हैं ऐसा मत करो क्योंकि यह एक तरीका है कि अपराधी के मन में भय बना रहेगा। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो ओनली वे वर्ड यूज नहीं हुआ, वो जो वर्ड यूज हुआ है वो वन वे यूज हुआ है, वन वे। और मैंने क्या बोला था कि वन वे वाला स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाता है, ओनली वाला नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, तो कंपैरिजन तो हम कर नहीं सकते, तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग। क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? देखो, सेना में भर्ती होती है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सेना में भर्ती होती है, होती है, आप देख ही रहे हो, अग्निवीर योजना और डायरेक्ट भर्ती भी होती है। लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं ऑफिसर रैंक के लिए। ये बात किसके लिए कर रहे हैं? ऑफिसर रैंक के लिए बात कर रहे हैं। तो पहला है नो, नो से कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजन बताओ। पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर डोंट हैव फिजिकली एंड मेंटल मैच्योरिटी टू शोल्डर सच बर्डन। ये कह रहे हैं जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है वो इतने फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं होते। तो ये तो फैक्ट है, जिसकी उम्र 18 से कम है वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं। आपको भी वोट डालने का अधिकार कब है? 18 साल के बाद। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है? 18 साल के बाद। क्यों? क्योंकि आपको फिजिकली और मेंटली मैच्योर तब तक हम नहीं मानते हैं। यस, दिस विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप सच आर्मी विच विल सर्व द कंट्री फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये कह रहे हैं कि भैया 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तुम ऑफिसर बना दो, तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि वो आर्मी में लंबे समय तक काम करेंगे। आर्मी में लॉन्ग सर्विस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है।
बताओ क्या लॉन्ग सर्विस का कोई कंसेप्ट है? कोई कंसेप्ट नहीं है। आर्मी वाले तो चाहते हैं कि बेटे 5 साल काम करो और यहां से निकलो। जब तक तुम्हारा शरीर हेल्दी है, तब तक तुम स्वस्थ हो, तब तक काम करो। वहां पे लॉन्ग सर्विस का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या तंबाकू बनाने वाली क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियां द्वारा प्रचार पर रोक लगा देना चाहिए? यस, बिल्कुल रोक लगा दो। तंबाकू बनाने वाली कंपनियों तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल लगा दो, क्योंकि यही केवल एकमात्र तरीका है। ओनली वे यूज हो ही नहीं सकता। ओनली वे का यूज कहीं नहीं करते। नो, दिस दिस कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, इतना पैसा खर्च किया है तो उनको जहर पिलाने दे हम? हैं? पैसा खर्च करने से थोड़ी फर्क पड़ता है। इतना पैसा खर्च किया है तो इसका मतलब क्या है? हैं? अब ओ हेलो, सुनो। है नहीं, क्या था? ओ हेलो, अब मैं अक्षय कुमार भी बोलता हूँ जुमा केसरी है। अब सारे जुमा केसरी बोलते हैं। तो पैसा तुम कितना भी खर्च करो, अजय देवगन को दो, अक्षय कुमार को दो, शाहरुख खान को दो, है ना, अमिताभ बच्चन को दो, रणवीर सिंह को दो, ऋतिक रोशन को दो, जितने भी एक्टर हैं सारे ऐड कर रहे हैं। क्यों भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा खर्च करोगे तो क्या है? तो रोक, तो ये जो तर्क है ये कमजोर तर्क है। अब थोड़े क्वेश्चन सही जाने लगे हैं। चलो अच्छी बात है, थोड़े क्वेश्चन सही जाने लगे हैं तो। लेकिन ये बहुत खतरनाक चैप्टर है। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े ना, स्टेटमेंट्स के, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये उन तीनों से खतरनाक है। मतलब सबसे कम क्वेश्चन सही होते हैं हमारे आर्गुमेंट के, उससे ज्यादा सही होते हैं अजम्पशन के, उससे ज्यादा सही होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के, और सारे सही होते हैं कॉज एंड इफेक्ट में। सारे सही होते हैं कॉज एंड इफेक्ट में। क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें भी बीपीएल लोगों के लिए क्या होना चाहिए? जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो कमजोर वर्ग का तकवा है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, गरीबों को लिए प्राइवेट कंपनी में भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए गरीबों के लिए प्राइवेट कंपनी में भी? एक कोटा होना चाहिए, है ना? हाँ जी, एक कोटा होना चाहिए। किसका कोटा होना चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए, है ना? आपको ऑफर दिया जाए तो जुवा केसरी, अब थोड़े, हम जुवा केसरी नहीं, हम जुवा रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो पहला है नो, द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्सन। ये कह रहे हैं ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं वो सरकार की बात नहीं मानेंगे। अरे इनकी ऐसी की तैसी, क्यों नहीं मानेंगे सरकार की बात? अगर कोई रूल सरकार लेकर आएगी तो प्राइवेट कंपनी का ओनर कुछ नहीं कर सकता। यस, दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सही कह रहे हैं। अगर आप वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोटा मिलोगे तो वो थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी? भाई रिजर्वेशन उनको मिलेगा तो वो इम्प्रूवमेंट तो उनके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग। केवल तर्क दूसरा ठोस है। केवल तर्क दूसरा ठोस है। नेक्स्ट, शुड लिकर, बताओ, शुड लिकर कंपनीज बी हेल्ड लाइबल फॉर एल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट कॉज्ड बाय अंडर यूज? ये कह रहे हैं कि जो भाई साहब कम उम्र के युवा शराब पीकर शराब पीकर दुर्घटनाएं कर देते हैं, क्या उसके लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? जो शराब पीकर दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या उसके लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? तो पहला यस, हाँ बिल्कुल ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि दे डोंट दे डोंट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। अच्छा ये बताओ, क्या वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं? सेहत, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा एडवर्टीजमेंट तो होता ही होगा। नहीं होता शराब की बोतल पर? बिल्कुल होता होगा। तो ये बात गलत है। ये झूठ बोल रहे हैं कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं देती हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ एल्कोहल के। बिल्कुल एडवर्टीजमेंट देते हैं। दूसरा है नो, फेक आइडेंटिटी कार्ड एंड लाइसेंस आर इजी अवेलेबल। देखो, आपको पता है कि
21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शराब पीना और शराब लेना दोनों ही क्या है, कानूनन अपराध। 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा ना तो शराब पी सकता है ना शराब ला सकता है दुकान से। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि इसमें शराब कंपनियां क्या करें, जो बच्चे होते हैं वो फेक आइडेंटिटी कार्ड बना लेते हैं जिसमें उनकी उम्र ज्यादा लिखी होती है, तो इस चक्कर में वो शराब ले आते हैं और पी लेते हैं। तो ये बात सच है। ठीक है, तो ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, should there be a legislation to ensure that children provide maintenance to their aging parents? क्या यह सुनिश्चित करने का कानून होना चाहिए, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दे? आजकल आप जानते हो कितनी कंडीशन खराब है, बहुत कंडीशन खराब है। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी नौकरी पे चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो आजकल ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। तो सरकार एक कानून लाना चाह रही है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को क्या करेंगे, एक उनकी इनकम बांधनी उनकी मजबूरी होगी। तो पहला आर्गुमेंट है यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एज पेरेंट्स बाय द इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। सही बात है, ये फैक्ट है, ऐसा हो ही रहा है। दूसरा है नो, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस लेजिस्लेशन विल बी टू मच। अच्छा, कॉस्ट अगर किसी कानून को लागत में अधिक है तो उस कानून को पारित ही नहीं करेंगे हम, ये तो इलॉजिकल बात हो गई। तो ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली निधि को गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? हैं, ये बताइए क्या कह रहे हैं। जो इसरो को पैसा दिया जा रहा है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च है ना ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो को हम पैसा दे रही है सरकार, मतलब करोड़ों रुपए दे रही है, तो ये कह रहे हैं कि उससे होगा क्या। जो इसरो को आप इतना पैसा दे रहे हो रिसर्च के लिए, इससे बढ़िया तो वो पैसा गरीबों में बांट दो। क्योंकि कौन सा हम चांद पर पहुंच रहे हैं और इतने ये हम करेंगे क्या अंतरिक्ष के बारे में जानकर। अमेरिका खोज तो रहा है, अमेरिका बता तो रहा है हमें हर चीज, हम अपना इंडिविजुअल जानकर क्या करेंगे, हम तो बहुत पीछे हैं, फालतू पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है, इससे बढ़िया गरीबों में बांटो। तो पहला आर्गुमेंट है यस, हाँ बिल्कुल ऐसा करो, गरीबों में बांट दो। क्यों? क्योंकि हमारा our budget for space research organization is lower than that of other countries, so we cannot compete with them and hence it can be put to better use in schemes to benefits the poor। ये पता है क्या कह रहे हैं कि देखो इसरो को वैसे भी इतना पैसा तो मिलता नहीं है जो चाइना को, रशिया को, यूएसए को मिलता है। तो इंडिया को बहुत कम पैसा मिलता है सरकार की तरफ से कंपैरिजन टू रशिया, यूके, चाइना, यूएस। तो इससे बढ़िया ये जो पैसा है उतना पैसा हमें दिया नहीं जा रहा जितना रशिया के पास है। तो हम उससे compete तो कर नहीं पाएंगे, हम उससे कंपटीशन तो कर नहीं पाएंगे। तो उनसे तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना से। तो इससे बढ़िया ये पैसा गरीबों में बांट दो, है, हम उनसे कंपटीशन कर। ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो इलॉजिकल सेंटेंस हो गया। हाँ, नो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प टू प्रोवाइड सर्विस लाइक टेलीमेडिसिन। ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि जो इसरो में पैसा जा रहा है वो सिर्फ सिर्फ बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं है। काफी सारी ऐसी रिसर्च हो रही है, काफी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे आम जनता को, गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है। जैसे सैटेलाइट, बेटा पहले सैटेलाइट नहीं थी, अब सैटेलाइट यूज होती है, समझ रहे हो। तो सैटेलाइट से टेलीफोन कनेक्शन कितना इजी हो गया, हर गांव में आप आराम से बात कर सकते हो, न्यूज चैनल देख सकते हो सैटेलाइट के जरिए, पहले एंटीना लगाना पड़ता था, है ना। तो सैटेलाइट से काफी फायदे हो रहे हैं लोगों को, गरीबों को भी। और ये काम कौन कर रही है, इसरो ही तो कर रही है। तो ये फैक्ट है, इसीलिए। शुड द गवर्नमेंट force private broadcaster to share coverage of international cricket matches involving the national team with the government
अच्छा, ये कह रहे हैं क्या सरकार को निजी प्रशासकों पर उन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों जिसमें राष्ट्रीय टीम शामिल हो के कवरेज को सरकार को स्वामित्व वाले राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ शेयर करना बाधित होना चाहिए। ये पता है क्या कह रहे हैं कि जो भी मैचेस होते हैं अगर उसमें इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो वो सारे मैचेस ना फ्री में दिखाए जाने चाहिए। जैसे अभी दिखाए जा रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, स्टार वर्ल्ड पे, तो है ना, वहां पर पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जिसमें टीम इंडिया खेलेगी उसको सबको फ्री में दिखाओ सरकार के थ्रू। तो पहला है, यस पीपल विदाउट एक्सेस टू सैटेलाइट टेलीविजन कैन गेट टू सी देयर नेशनल टीम प्लेइंग इन मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सैटेलाइट वाला टेलीविजन है ही नहीं, टाटा स्काई, एयरटेल, उनके पास कुछ भी नहीं है, जियो। तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो जो अपना नॉर्मल चैनल देखेंगे जो बिना सैटेलाइट के फ्री के जो चैनल है उस पे अपनी भारतीय टीम को खेलते हुए देख सकेंगे। नो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अच्छा, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ ही एक्शन ले लोगे, तुम सरकार के खिलाफ ही एक्शन ले लोगे। चलिए साहब। घाटा घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइंस को विलय करके उन्हें एक इकाई बना देना चाहिए, ये कह रहे हैं। आप लोगों को पता है कि अभी बहुत सारी जो बैंक्स थी वो मर्ज हो गई थी, है ना। आप लोग जानते हैं ना कि बहुत सारी जो बैंक थी वो आपस में मर्ज हो गई थी, है ना। बैंक मर्ज हो गई थी ना। हाँ सर, बैंक मर्ज हो गई थी। तो ये वही कह रहे हैं कि जो एयरलाइंस है जो घाटा दे रही हैं उनको भी आपस में मर्ज कर दो। कह रही हैं हाँ कर दो, क्योंकि द मर्जर will poor their resources, allowing them to expand their services and be more competitive with private and foreign airlines। ये कह रहे हैं विलय से क्या होगा कि उनके अनुसंधान इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब एक एक और एक 11 वाली बात सुनी है, एक और एक 11 है। तो यही चीज है, जब दो एयरलाइंस कंपनियां आपस में मर्ज होंगी तो दोनों का जो स्टाफ है वो मिलकर एक हो जाएगा, दोनों के रिसोर्सेस एक हो जाएंगे, तो रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे। रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे तो ये बात सही है कि हम दूसरे से कंपटीशन बेहतर कर पाएंगे। नो द मर्जर विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ। ऐसा कहीं नहीं होता कि दो कंपनी अगर मर्ज हो रही हैं तो वहां से एम्प्लॉयज को हटाया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत के लिए कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर दिया जाना चाहिए? ये कह रहे हैं शुड द एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया बी गिवन ओनली ऑन मेरिट विदाउट एनी कंसेशन टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, एमबीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए, ठीक है, आईआईएम से और एचएम, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए और उनको सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पर ही पर्सन का सिलेक्शन होना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है यस, दिस विल improve द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल एज दे विल बी एबल टू complete द कोर्सेज सक्सेसफुली। अब बताओ कि सिर्फ मेरिट के आधार पर हमें सिलेक्शन दे देना चाहिए, कोई भी कंसेशन नहीं देना उनको, ना कोई कास्ट का है ना रिजर्वेशन मिलेगा, ना इकोनॉमिक कंडीशन का कोई रिजर्वेशन मिलेगा, बिना कोई रिजर्वेशन के जब से आपसे पढ़ना स्टार्ट किया तब से बहुत इजी होगी रीजनिंग। मुझे पहले बहुत डर लगता था। बिना कोई रिजर्वेशन के हमें उनको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन देना चाहिए। तो पहला तर्क है हाँ, इससे छात्रों की गुणवत्ता में सुधार आएगा क्योंकि ये कोर्सेज को सफलता पूर्वक पूरा कर सकेंगे। आप ये कैसे कह सकते हो कि वो छात्र सफलता पूर्वक अपना कोर्स पूरा करेंगे? जो मेरिट के आधार पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जरूरी थोड़ी है कि वो सफलता पूर्वक अपना कोर्स पूरा कर ले, बाद में जाके बिगड़ जाए, पढ़े ही ना वो, है क्यों भाई? नो दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टूडेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा आप कर दोगे
तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्सेज से वंचित रह जाएंगे। सही बात है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी हैं वो वंचित रह जाएंगे, उनका तो बेचारों का हो ही नहीं पाएगा, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, क्या राज्य सरकार संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्सों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? मतलब शुड द स्टेट गवर्नमेंट बी अलाउ टू रिटेन मेजर शेयर ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस कलेक्टेड इन द रेस्पेक्टिव स्टेट। ये कह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल टैक्स जमा हुआ CGST वो भी रख लेना चाहिए। मतलब वो देखो, किसी भी शहर में दो टैक्स लगते हैं, जब आप कोई भी सामान परचेस करते हैं तो दो टैक्स लगते हैं। पहला टैक्स लगता है SGST स्टेट, है ना, SGST स्टेट GST, दूसरा लगता है CGST सेंट्रल GST। तो हम दो टैक्स देते हैं, हम राज्य सरकार को भी टैक्स देते हैं और केंद्रीय सरकार को भी टैक्स देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हम राज्य सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जो हम केंद्रीय सरकार को टैक्स दे रहे हैं, वो भी राज्य सरकार को रख लेना चाहिए। नो, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिसीव द मेजर शेयर एज द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है। यस, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर शॉर्ट ऑफ फंड्स एंड दे बैडली नीड मोर फंड्स। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं थैंक यू बोलने के लिए ऑनलाइन आया हूँ। ओके, कोई बात नहीं। राज्य सरकार का वो टैक्स रख लिया। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट्स ऑफ फंड्स एंड दे बैडली नीड मोर फंड्स। भैया बैडली नीड मोर फंड्स, इसका मतलब ये थोड़ी है कि राज्य सरकार का वो टैक्स रख लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो राज्य सरकार का टैक्स रख लेंगे। दूसरा है द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिसीव द मेजर शेयर एज द मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट। देखो ये कह रहा है मेजर शेयर, बेटा मेजर शेयर मेजर कुछ नहीं होता है, दोनों का जो टैक्स है वो फिक्स है। CGST अलग है ना, CGST अलग है और SGST अलग है जो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल को मेजर रखना है या स्टेट को मेजर रखना है, वो पहले से डिसाइडेड है। क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनको गवर्नमेंट बैंक में मर्ज कर देना चाहिए, SBI और PNB में। अच्छा, पहला आर्गुमेंट है नहीं ऐसा मत करो, द प्राइवेट सेक्टर बैंकर आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड हेंस दे शुड नॉट बी मर्ज। ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंक एंटिटीज हैं वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं, इसलिए उनको मर्ज मत करो। अरे भाई आपने कैसे किया कि गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है, और आपने ये कैसे कह दिया कि मर्ज करने के बाद प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा है? मर्ज करने के बाद तो प्रॉफिट आता है ना। यस, दिस विल सेफगार्ड द हार्ड अर्न मनी ऑफ द कस्टमर एंड देयर इंटरेस्ट विल बी सिक्योर्ड। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा पैसा चाहे सरकारी खाते में हो चाहे प्राइवेट बैंक खाते में हो, कहीं भी सेफ नहीं है। चाहे सरकारी बैंक में हो चाहे प्राइवेट बैंक में हो, पैसा कहीं भी सेफ नहीं है। सरकार किसी भी बैंक की कोई गारंटी नहीं लेती।
सरकार किसी भी बैंक की कोई गारंटी नहीं लेती है। चलिए, क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं ना, पुलिस प्रभारी को, है ना, तुरंत हर 2 साल में उसको क्या करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए? नहीं। दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल एंड विल आल्सो क्रिएट लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पुलिस ऑफिसर। देखो, अगर काम बढ़ रहा है, इनकन्वीनियंस बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोई काम नहीं करेंगे। हम ये दिखा के मुंह नहीं फेर सकते कि सर इसको करने में तो बहुत दिक्कत है। हम ये दिखा के मुंह नहीं फेर सकते कि इसको करने में तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये कह रहे हैं दिस इज द ओनली। ओनली वर्ड का यूज तो हम वैसे भी नहीं कर सकते भाई साहब। ओनली वर्ड का यूज तो हम वैसे भी नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ आर्गुमेंट हो गया समाप्त। बस अब कुछ नहीं है। चलिए, शुक्रिया। आज की सेवा बस यहीं समाप्त करते हैं। अब हम कल मुलाकात करेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन के साथ। सिलॉक्स चैप्टर अलग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर अलग है। ठीक है जी। लव यू ऑल। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।